जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान से जुड़े एक लेटेस्ट मुद्दे पर। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने साउथ एशिया का जो चेसबोर्ड है, वो एक बार फिर से हिलाने की साजिश रच रहे हैं, जिसमें मल्टी फ्रंट जो स्ट्रेटेजी वो जो है उसकी बात हो रही है। बांग्लादेश से लेकर भारत के नॉर्थ ईस्ट तक हर मोर्चे पर भारत को घेरने की जो सोच, जो साजिश रची जा रही है, आज उसके पीछे जो सारे सवाल हैं, उन सवालों को हम आज चर्चा में हिस्सा बनाएँगे। क्या कुछ इसके पीछे है? कौन-कौन सी ताकत है? कई सारे बड़े सवाल हैं और इसमें हम जो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हैं, उन्होंने रिसेंटली जो बयान दिया है ईस्ट से घेरने की बात है। इन सारे सवालों को इसका हिस्सा बनाएँगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के खास मेहमान कर्नल मयंक चौबे, जो ब्रेस्ट कैंसर इन यंग वुमेन फाउंडेशन के एम्बेसडर हैं और आप सब उनको टीवी डिबेट्स और मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर देखते रहते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद अंबर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, जो आपने ये आपकी फाउंडेशन है और आप अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस इम्पोर्टेंट कॉज़ के लिए। अब मुद्दे पर वापस आते हैं। सर, क्या पाकिस्तान जो है वो खुद का इकोनॉमिक आईसीयू छोड़कर अब एक नए फ्रंट पर जंग के ख्वाब देख रहा है? क्या ये सिर्फ़ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मास्क करने के लिए कर रहा है या फिर अब मतलब एक स्टंट है अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, अब 9/11 जो उनका 9 मई वाला वो हुआ था, उसके को लेकर बड़े सारे लोगों को सजाएँ और लोगों को जेल में भरा जा रहा है, सजाएँ दी जा रही हैं और क्या कुछ चल रहा है। और पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक रिवाइवल का वादा जो मौजूदा सरकार है उसने आने से पहले किया था, और बड़े सारे सवाल हैं। इस सब को मास्क करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं या वाक़ई में इसके पीछे कुछ बड़ा हम खतरा भाँप सकते हैं? अमर जी, बहुत वाजिब प्रश्न किया है आपने। हो क्या रहा है कि इस समय आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में एक तरीके का अनरेस्ट जो है वो ब्रू कर रहा है। अनरेस्ट इस वजह से कि आपको ध्यान होगा, कल 5 अगस्त की तारीख थी और 5 अगस्त 2 साल हो गए थे इमरान खान को जेल में डाले हुए। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी जो थी, उसने एक प्रोटेस्ट की डिमांड की थी और प्रोटेस्ट का जो कॉल था वो इस वजह से आया था क्योंकि मिड जुलाई से उन्होंने ऐसे प्रोटेस्ट के कॉल दिए थे, उसको एक तरीके से कल्मिनेट कर रहे थे ये 5 अगस्त को, जो कि 2 साल हो जाते हैं इमरान खान को जेल में डाले हुए। एम था उनका इमरान खान को जेल से छुड़वाने के लिए प्रेशर करना। उनके 2 बेटे जो हैं, सुलेमान और मेरे ख्याल से कासिम नाम है उनका, वो इस समय अमेरिका में भी लॉबिंग कर रहे थे कि किसी तरीके से उनके फादर साहब को छुड़ाया जाए। तो ये प्रोटेस्ट हो रहे थे वहां पर और प्रोटेस्ट इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली प्लान किए गए थे कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की जो पुलिस फोर्स थी, उसके बस से बाहर जाते दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपनी एक फेडरल कांस्टेबलरी को लगाया था इसके पीछे खास तौर से, कि इन प्रोटेस्ट को किसी तरीके से रोका जाए। प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लॉन्ग मार्च, उन्होंने क्या किया, छोटे-छोटे ग्रुप्स में अपने आप को डिवाइड किया, रोड ब्लॉक्स लगाए। एम ये था कि अगर खुदा ना खास्ता एक ग्रुप अगर पकड़ा जाता है, तो बाकी का जो जितना भी ग्रुप है वो बचा रहेगा। तो बड़ा स्ट्रैटेजिकली वो प्रोसीड कर रहे थे। आपने 9 मई का जिक्र किया। 9 मई को हमको सबको पता है किस प्रकार में पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुए और पाकिस्तान की सेना को आड़े हाथों लिया गया। अब तक हम सिर्फ ये सुन रहे थे और देख रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी जो है इट इज अ कट अबव, एरिस्टोक्रेटिक आर्मी है उनकी और वो आम जनता से थोड़ी सी ऊपर है। लेकिन आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे लाल मस्जिद में एक मौलाना साहब जो तकरीर कर रहे थे और उन्होंने बैठे हुए लोगों से पूछा था कि कौन कौन पाकिस्तान आर्मी के साथ है और एक भी हाथ उस समय खड़ा नहीं हुआ था। तो एक तरीके से पाकिस्तान की जनता जो है वो पाकिस्तान की आर्मी से त्रस्त होकर अलग जा रही है और ये चीज जो थी उन्होंने सिंबॉलिकली दिखाई थी जब उन्होंने पाकिस्तान के निशाने इम्तियाज पाए हुए कैप्टन करनैल शेर खान की जो समाधि थी उसको जाकर उन्होंने नष्ट किया था, उसको अटैक किया था। लाहौर के कोर कमांडर के घर में घुस के उनके फ्रिज से कोरमा निकाला गया था और बाकायदा उनकी पतलून को लेकर उन्होंने परेड किया था, उसको बाकायदा पतलून उनकी उतार दी गई थी। इस मजे की बात ये थी कि इस प्रोटेस्ट में जो बैकिंग थी वो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स की थी। दे वर बिग सपोर्टर्स ऑफ दिस प्रोटेस्ट। सो पाकिस्तान आर्मी को It समझ में was नहीं all आ of रहा है them like Imran Khan. वो जी तारिक दे अंकल ऑल बोला करते थे, "In the dim all the aunties are Imran Khan fan." In the dim.
जी, 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 जी। सो पाकिस्तान की आर्मी को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अपनी बेगम को कैसे सँभालें और बेगम को सँभालते हैं तो देश के लोगों को कैसे कंट्रोल में करें। तो ये पशुपेश की जो इस समय स्थिति बनी हुई थी, जी, उन्होंने सोचा कि एक शगुफ़ा छोड़ा जाए और अहमद शरीफ चौधरी नाम के उनके जनरल साहब हैं, उन्होंने इकोनॉमिस्ट को एक बयान दिया। उनसे जब पूछा गया कि भई मोदी जी ने ये बोला है कि अगर टेररिज़्म की घटना होती है, तो उसको एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो उन्होंने एक इसके बयान के उत्तर में उन्होंने ये बताया कि वो इस समय ईस्ट की तरफ से देखेंगे और जी। भारत को बड़ा डीप जाकर स्ट्राइक करेंगे और भारत के ऊपर वो कहीं से भी हमला कर सकते हैं। ये 3-4 बातें उन्होंने कही थी। देखिए उसको पाकिस्तानी ही भाषा में बोलते हैं बड़के मारना। जी। तो ये उन्होंने उसका और दुरुस्त नमूना बड़कियां यहाँ तो दिया। पाकिस्तान मारने में सर दुनिया में नंबर वन है, कहीं है नहीं है बट वहां पे तो नंबर वन है। सर यहाँ पे आपने मैं एक आपसे सवाल करना चाहूंगी। जो जी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, जो सेल्फ स्टाइल, उन्होंने ये जो मल्टी फ्रंट वॉर का जो प्लान है, इसको सर क्या हमें मिलिट्री डॉक्ट्राइन समझना चाहिए या फिर सुसाइड नोट? क्योंकि हमने अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट है जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते सुधरे हैं, अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो गेजेट ऑफिसर्स हैं, उनको फ्री एक्सेस एंट्री मिल गई है। इसके चलते तभी लग रहा था कि कुछ बड़ा ये लोग भारत के ईस्ट फ्रंट पे कुछ कर सकते हैं। तो इस पे सर मैं आपसे कुछ जानकारी चाहूंगी। बिल्कुल। अंबर जी आपने जो ईस्ट फ्रंट खोला है अभी अपने टॉक में, तो आपको ध्यान होगा 1 महीने पहले बांग्लादेश में ढाका में एक प्लेन लैंड करता है। एमिरेट्स का प्लेन था और उसमें 3 ब्रिगेडियर जनरल उतरते हैं उसमें। देखिए, सब कॉन्टिनेंट में रैंक ब्रिगेडियर जनरल नहीं होता, ब्रिगेडियर होता है। परंतु उसमें से 3 ब्रिगेडियर जनरल प्रकट होते हैं और वो फ्रेशली प्रिंटेड पासपोर्ट्स लेकर आते हैं। कहते हैं कि वो आर्मी मेडिकल कोर के ब्रिगेडियर जनरल थे। वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं और रेडिसन होटल में जाकर रिहाइश करते हैं और अगले दिन वो जाते हैं बांग्लादेश की 10 डिवीजन के हेडक्वार्टर में, जो कि हम्म। उनकी ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ है। हम्म। तो देखिए, अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को पता है और उसने पब्लिक डोमेन में डाला है और मुझ जैसा एक आम इंसान जो है इस चीज़ को पकड़ के इसको ट्वीट कर रहा है, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो इस समय घास नहीं खोद रही हैं, चुपचाप अपना काम कर रही हैं और उनको सब पता है कि क्या हो रहा है। अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि ईस्टर्न फ्रंट खोल के भारत को परेशान कर सकता है, तो जैसा कि आपने कहा कि ये सुसाइड मिशन होगा और मुझे भी इस बात का अंदेशा था कि वो कोशिश ये करेगा और जहाँ तक मैंने देखा कि हमारा उस कोस्ट में उड़ीसा का कोस्ट जो है, उसको सेलेक्ट किया जा सकता है वहाँ पर इनग्रेस के लिए। जैसे कि अजमल कसाब की पार्टी आई थी मुंबई में, वैसे ही उसी स्टाइल से कोई इनग्रेस हो सकता है उड़ीसा के कोस्ट से। अगर हम और आप इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं, वो नेचुरली इस चीज़ को देख रही हैं और इस पे काम भी कर रही हैं। मज़े की बात एब्सोल्युटली। ये होती है कि 12 जून को एक टैरिफ के ऊपर एक डिस्कशन होता है अमेरिका और बांग्लादेश का और इसमें एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो होता है, वो साइन होता है। तो टैरिफ के ऊपर डिस्कशन में एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन होने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, ये किसी को आज तक समझ में नहीं आया। इस चीज़ को बांग्लादेश के थिंक टैंक्स ने भी डिस्कस किया। अब हमें लगा कि इस चीज़ को पाकिस्तान जो है बड़ा सीरियसली लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा ल्यूकवार्म सा इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया। कारण ये था कि पाकिस्तान को अपना खुद का तेल निकलवाना था। आई मीन टू से पाकिस्तान से जो तेल मिलना था, वो अमेरिका को जाना था। अगर मिलता तो। तेल तो एक बहाना था, वहाँ से उनको खजाना लूटना था अमेरिका को। बलूचिस्तान में रिजर्व्स हैं इस समय गोल्ड, कॉपर के और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के और अमेरिका बहुत दिनों से ताक में लगा हुआ है कि इन चीज़ों को लिया जाए। चाइना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है और वो चाइना एक्सपोर्ट करता है इन चीज़ों को यूएसए को। नवंबर एब्सोल्युटली। 2024 में उन्होंने बोल दिया था कि हम एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नहीं करेंगे। अमेरिका को नए मार्केट्स ढूँढने थे और पाकिस्तान उसके लिए बहुत मुफ़ीद जगह उसको मिली थी। तो जनरल आसिम मुनीर को बुलाया जाता है और उनको खाना खिलाया जाता है और खाना बंद दरवाजे के पीछे खिलाया जाता है। अब ये नहीं पता उस खाने की क्या कीमत वसूली गई। तो मेरा अंदेशा ये है कि ये एक तरीके का एग्रीमेंट जो था इसके जी। ऊपर और पाकिस्तान में अमेरिकी अड्डे देने के ऊपर उन्होंने उस पर साइन कर दिया और फिर जी। मूंछों पे ताव देके बाहर निकले और उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। तो ये जहाँ तक मेरा अंदेशा है, ये तो चीज़ हुई इसी थी। से जुड़ा एक सवाल मेरे पास है आपके लिए। अमेरिका का सर जो रिन्यूड सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए, क्या हम इससे ये समझें कि क्या वॉशिंगटन ने एक और प्रॉक्सी वॉर का प्लेग्राउंड साउथ एशिया में चुना है? देखिए अमर जी वॉशिंगटन की इच्छा है
कि ये पूरा रीजन जो है वो धधकता रहे। हुँ, अगर यहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी होती है तो अमेरिका के पक्ष में नहीं जाता है, उसके इंटरेस्ट में नहीं जाता है। एक मैंने बाकायदा चार्ट बनाया था कि किस देश में क्या जरूरत है किस चीज की होने की जिससे कि अमेरिका को फायदा होगा। अभी हमने देखा था ईरान और इसराइल के बीच में लड़ाई हुई थी। ईरान का सर्वाइवल जो है वो अमेरिका के लिए जरूरी है। देखिए मेरे वर्ड्स को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एब्सोल्युटली सर, ईरान आई का अंडरस्टैंड वेयर सर्वाइवल, यू कमिंग जी, हुँ, ईरान का सर्वाइवल यूएसए के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो एक पिन प्रिक रहेगा उस रीजन में, और जब तक वो पिन प्रिक रहेगी, सऊदी अरेबिया जो कि $30 बिलियन के हथियार लेता है, कतर जो कि $20 बिलियन के हथियार लेता है, यूएई जो $32 बिलियन के हथियार लेता है यूएसए से, वो बाजार बंद हो जाएगा। अगर ईरान का मसला हल हो गया तो ये मंडी जो है बिल्कुल बंद हो जाएगी। यहाँ पर रहना चाहिए और इतना ताकतवर रहना चाहिए कि वो अपने आप को एसर्ट ना कर सके, लोगों के लिए परेशानी का बायस बन जाए। वैसे ही हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में तकरार है, तब तक F-35 की पेशकश भारत को की जाती रहेगी और बताया जाएगा कि F-35 हमारे लिए क्यों जरूरी है। पाकिस्तान को चाइना भी हथियार देगा और पाकिस्तान की सरजमीन को अमेरिका भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेगा। ये पूरा गेम जो है, ग्रेट गेम, ये चल रहा है बिग पावर्स का। और जैसे कि आपने कहा था, वॉशिंगटन का यहाँ पर इंटरेस्ट ये है, हथियार वो बेचना चाहेंगे। अब हमने क्या किया, हमने अपने हथियारों की मंडी को बिल्कुल तब्दील कर दिया। पहले जहां हमारे 80% हथियार इंपोर्ट होते थे, आज वो संख्या घट के 20% पे आ गई है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत ने जो हथियार बनाए और अब उसका निर्यात कर रहा है, वो चीज जो है वो अमेरिका के गले के नीचे नहीं उतर रही है। इस समय भारत एब्सोल्युटली, नेटो कंट्रीज को भी हथियार बेच रहा है। ग्रीस उसका पहला उदाहरण था। तो एब्सोल्युटली। डायनामिक्स जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के, जियो पॉलिटिक्स के चेंज हो चुके हैं। भारत जो है एक बहुत तगड़ी ताकत बनकर उभरा है। अब भारत यूएसए के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसको एशिया पैसिफिक को देखना है। वहां पर एब्सोल्युटली, और कोई देश नहीं है जो कि भारत की माइट को बराबरी कर सके। तो एब्सो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत से दुश्मनी ले या दोस्ती बरकरार रखे। बिल्कुल, तो इस क्योंकि समय आने वाले समय के लिए उनको लग रहा है कि भारत बड़ी ताकत है, तो हमारे लिए कॉम्पिटिशन बन सकता है, प्लस बिल्कुल, उनको एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरह से चाइना को टेम डाउन करके रखना, उसके लिए भी भारत की ज़रूरत है। तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प काफ़ी कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। सर, एक और सवाल, क्या ये जो नए टाइप का जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जहाँ मिलिट्री यूनिफ़ॉर्म के साथ-साथ मीडिया, मिस इन्फॉर्मेशन और मिलिटेंसी का जो लीथल कॉम्बो हमें नज़र आ रहा है? ये अंबर जी ये चलेगा। और जो ये छद्म युद्ध जो है ये बहुत पहले से चलते आ रहा है। हुँ, अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए हर आदमी इसके बारे में बात कर रहा है और देख रहा है। आपको ध्यान होगा पहले भी ऐसे युद्ध करते हैं। आपको याद होगा द ट्रोजन हॉर्स की कहानी। हुँ, तो ट्रोजन हॉर्स की कहानी जो है वो एक टाइम पे हमारे यूरोप में खेली गई थी। तो ऐसी ही चीजें हमेशा हर समय चलती आ रही हैं। कोई भी देश एक तरीके से साफ युद्ध नहीं करता है। जैसे पहले हम लोग बात करते थे कि शंखनाद होगा, युद्ध होगा, शंखनाद होगा और युद्ध जो है वो रोक दिया जाएगा और आप दुश्मन के खेमे में भी जा सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। परंतु अब डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। अब कोई शंखनाद नहीं होता और उद्घोष ऐसा होता है कि युद्ध भूमि में जो दुश्मन है वो हर तरीके से दुश्मन ही रहेगा। तो दुश्मनी को उस लेवल तक ले जाया जा चुका है। अब मेरा अपना मानना है, एंड आई माइट बी रॉन्ग, जो AI-171 का जो हादसा हुआ था, वो जहां तक मेरा अनुमान है, इसके पीछे दिस वाज एन एक्ट ऑफ सैबोटाज। ये मेरा अपना मानना है। आई कैन बी रॉन्ग, हुँ, आई मे बी प्रूवन रॉन्ग, बट हुँ, जब तक कि पूरे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाते, और इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, क्योंकि हुँ। इन्वेस्टिगेशन के बीच रास्ते में उन्होंने सीधा कैप्टन सब्रवाल को ब्लेम कर दिया था। तो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी उंगली उठती है। तो हम ये देख रहे हैं कि किसी तरीके से भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है और हमारा मनोबल जो है वो टूट जाए। अब वो आप जैसे जिम्मेवार नागरिक हैं जो कि यूट्यूब के जरिए दुनिया को और भारत देश को जगा रहे हैं, जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों तक सही चीज को लेकर जाएं। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स जो आपने इस काम का बीड़ा उठा रखा है। बहुत तो धन्यवाद सर। जी, जी, प्लीज़ कंटिन्यू। सर, आप अगर कुछ और तो ऐड करना इस चाहते हैं? जी, बस इस समय ये बनता है कि भारत का हर नागरिक जो है वो एक सैनिक की भूमिका अदा कर रहा है और हम इस एब्सोल्यूटली, जिम्मेवारी से जरा भी पीछे हटने की कोशिश ना करें। बिल्कुल। सर, अब हम
पाकिस्तान में जो नेशनल मूवमेंट्स चल रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान है, सिंध है, अलग-अलग सब जगह हम अलग होने की, इंडिपेंडेंस की आवाज़ें देख रहे हैं। पीओके में भी वो आवाज़ें पिछले साल काफ़ी मज़बूत रहीं, बड़े आंदोलन चले। ऐसे में सर पाकिस्तान जो ये पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, ईस्ट फ्रंट की बात कर रहा है, वो जो मूवमेंट्स चल रहे हैं, उनका क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है बलूचिस्तान को आज़ादी मिलेगी? क्या होगा? क्योंकि पहले तो ये लग रहा था जिस तरह से अमेरिका का एक अप्रोच थी इस पूरे रीजन को लेकर, खासतौर से बलूचिस्तान की अगर हम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, अब वो अप्रोच बदलती नजर आ रही है जो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर जो उन्होंने मुआयदा किया है। देखिए, उन्होंने जो मुआहदा किया है यूएस के साथ में, उसके ऊपर मीर यार बलोच ने ऑलरेडी अपना बयान दे दिया है। हम्म। तो अमेरिका जो है वो किसी भी स्थिति में नहीं है बॉडी बैग्स को रिसीव करने के। हम्म। चाइना जो है वो फिर भी मान जाता है अगर उसको हिट लगती है, लेकिन यूएस के पास में वो स्टमक नहीं है जो इसको डाइजेस्ट कर सके। तो यूएस जो है वो बहुत कुछ सोचेगा इसके ऊपर और पाकिस्तान पे प्रेशराइज करेगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान उनको किसी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। बलोच जो हैं वो इस समय अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंस तो इंसिडेंटल है, बट दे आर फाइटिंग द वॉर फॉर देयर ओन कॉज एंड फॉर देयर ओन रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम। तो इस समय लड़ाई जो है बलूचिस्तान की एक बहुत ही अलग लेवल की है। खैबर पख्तूनख्वा में भी अराजकता है, हालात वहां के खराब हैं और लोग वहां पर मारकाट मचाए हुए हैं। आपको ध्यान होगा पहले 500 पाकिस्तानी सैनिक जो थे उस तरफ जा रहे थे और डेरा गाजी खान से उनको लौटा दिया गया कि आप वापस लौट जाइए वरना आप मारे जाएंगे। और वो बिल्कुल आनन फानन में पीछे लौटे और पाकिस्तान के पंजाब की ओर भाग गए। तो एक तरीके से उनकी जान वहां पर बख्श दी गई। पाकिस्तान की 12 कोर का हेडक्वार्टर जो कि क्वेटा में है, उनकी पूरी फौज डर के मारे उस गैरिजन के अंदर दुबकी हुई है। देखिए, फौज का काम होता है एरिया को डोमिनेट करना, अपने गैरिजन से बाहर निकलना और अपनी प्रेजेंस को शो करना, जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस आए और फौज दिखाई दे कि भाई ये इलाका हमारा है। इस समय हालात ऐसे हैं कि बलोच जो है वो एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं और पाकिस्तान की फौज जो है वो क्वेटा गैरिजन में दुबक के बैठ चुकी है। तो एक तरीके से बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे वो स्लिप कर रहा है। ये कब फ्रक्टिफाई होगा एक इंडिपेंडेंट कंट्री में मैं कह नहीं सकता, लेकिन होगा जरूर जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं। सिंधु देश का आपने नाम लिया। सिंधु देश में प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने अलग तरीके की है। सिंधु देश जो है वो भारत की तरफ देखता है सपोर्ट के लिए। एंड सिंधु देश का ये बात है कि भाई हम भारत से विलय चाहते हैं। ये उनकी मुहिम इस प्रकार से चल रही है। और सिंधु देश की मूवमेंट में सबसे बड़ी कमी है लीडरशिप की। दे डोंट हैव अ फेस टू शो टू द वर्ल्ड कि ये हमारा लीडर है। लेकिन ऐसा बात चल रही है कि कुछ लीडर्स हैं ऐसे जो कि एग्जाइल में हैं और इस मूवमेंट एब्सोल्युटली, को मैं ऐसे लीड कुछ करने लोगों की। को जानती हूँ, मैं उनके साथ मेरा जी जी, चर्चा भी की मैं है। वही हिंट कर रहा था मैं। तो जी। ऐसे लीडर्स हैं जो कि इसकी अगुवाई करना चाहेंगे, लेकिन दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू साउंड द बुगल। जैसे आपने बात की एब्सोल्युटली। पीओजेके की, पीओजेके में भी अनरेस्ट बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं और आपको ध्यान होगा किस प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी को वहां से दुम दबा के भागना पड़ा। दे हैड इवन रिटर्न्ड अ टेररिस्ट जो रिक्रूटमेंट के लिए गया था, उसको जूतों से मार के उसको वहां से भगा दिया गया था। इस आशय पे मैंने ट्वीट भी किया था उसका नाम लिखकर। तो उसको वहां से मार के लोगों ने भगा दिया कि हमें तुम नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा हालात जो है यहाँ पर खराब होते हैं। तो इस समय पाकिस्तान की अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं। जहां तक मेरा अनुमान है, मुझे लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर का महीना पाकिस्तान के लिए बहुत भारी गुजरने वाला है, क्योंकि ये अनरेस्ट जो है ये बढ़ेंगे। इनको कंट्रोल करना इनके हाथ में नहीं है। तो इनको अनरेस्ट को कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है? आप एक एनिमी खड़ा करिए और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एनिमी कौन है? भारत। तो पाकिस्तान की जनता को ये चूरन दे दो कि भारत जो है वो उस पे हमने अटैक करना है या भारत अटैक कर रहा है, तो पूरी जनता जो है सब कुछ छोड़ के उधर लग जाएगी। तो हुँ। मुझे लगता है कि जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जो ये बयान आया है, ये इस ओर जा रहा है। अपने देश की मुसीबत से किनारा करने के लिए उन्होंने भारत रूपी एनिमी को खड़ा किया है, जिससे कि जी, देश की जनता जो है उनकी यहाँ ध्यान दे। एब्सोल्युटली। सर अब एक सवाल ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या भारत सिर्फ़ जो डिफेंसिव पोस्चर में रहता है, वैसे ही में रहेगा या वक़्त आ गया है कि जो डॉक्ट्रिन है उसको फुल थ्रॉटल हम उस पर चलाएँ? देखिए, जैसा कि क्लियर कर दिया गया था, डीजीएमओ थे जनरल राजीव घाई। हुँ। उन्होंने बोला था कि कोई भी एक्शन अगर टेररिज्म का होता है तो हमारा जवाब होगा फियर्स एंड प्यूनिटिव। एंड दीज टू वर्ड्स दे कैरी वेट।
एंड इट हुँ, व्हेन कम्स फ्रॉम द डीजीएमओ तो उसकी महत्ता और बढ़ जाती है। उसके बाद में प्रधानमंत्री ने 12 मई के अपने बयान में ये भी कहा था कि कोई भी आतंकवादी घटना अगर होती है तो उसको सीधा युद्ध की श्रेणी में लाया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तान में यकीन मानिए डर का माहौल जो है वो असली में वहां पर है। उनके विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि हम तैयार हैं। तैयार किस चीज के लिए हैं? तैयार उन 93,000 बनने के लिए तैयार हैं कि वो भारत से लोहा लेने की ताकत रखते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सोच रखती है कि हम 14 दिन तक लड़ाई लड़ सकते हैं, उसके बाद में कोई ना कोई देश बीच बचाव करने के लिए आ जाएगा और हमारी जान बच जाएगी। तो उनकी एक मिलिट्री थॉट जो है वो ये है कि हम लड़ाई में तो कूद जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई बीच बचाव करने आ जाएगा। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो इस समय बीच बचाव करने कोई नहीं आएगा और पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में जरूर आ जाएगी। एब्सोल्युटली। सर, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर शांत रहा है। कुछ उस पर इस तरह की कोई हलचल या कुछ इस तरह का कुछ नहीं रहा है। अब जब पाकिस्तान जो एक नई इंसर्जेंसी मॉड्यूल को प्लान कर रहा है, उसमें हम बांग्लादेश का साथ तो देख ही रहे हैं। क्या इसके पीछे और बड़ी ताकतें हैं, जैसे चाइनीज़ और अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी शामिल है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको प्लान किया जा रहा है? देखिए ये अभी से नहीं है, इवन ड्यूरिंग शेख हसीना वाजिद के टाइम से हुँ, ये चीज होती रही है। बांग्लादेश जो है अपनी डिप्लोमेटिक हेफ्ट को दिखाने की कोशिश करते रहा है। अब रिजीम चेंज कुछ भी हो जाए लेकिन थॉट जो है वो फॉरेन पॉलिसी जो है वो कंट्री की ज्यादा तब्दील नहीं होती है। एब्सोल्युटली। किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती है वो जरूर चेंज होता है। हुँ, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि भारत अगर कोई स्टेप लेता था तो बांग्लादेश उसकी इक्वेट करता था चाइना के साथ में, और चाइना से वो बात करने के बाद में हिंदुस्तान की तरफ देखता था और दिखाता था कि भाई चाइना ने हमारे साथ में ये कर दिया है, आप बताइए क्या करेंगे। तो इस तरीके से ये प्ले बांग्लादेश भी करता था और श्रीलंका ने भी करने की कोशिश की थी। श्रीलंका ने उसका सबक बड़ी अच्छी तरीके से सीख लिया था। हम्बन टोटा पोर्ट से उन्होंने हाथ धोया और उसके हुँ, बाद में उनकी इकोनॉमी डोल्ड्रम्स में गई और हमने किस तरीके से उनका साथ दिया और उनको बचाया, ये उन्होंने देख एब्सो लिया। अगला एग्जाम्पल था मॉलडीव्स का। मोइजू साहब जो थे उन्होंने बहुत बड़के मारी थी उन्होंने, लेकिन अल्टीमेटली हार के यहाँ पर आ ही गए और फिर दोस्ती का हाथ उन्होंने बढ़ाया। बांग्लादेश भी कुछ इसी रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है भारत को दिखाने के लिए। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का। पाकिस्तान के सॉरी यूएसए के साथ में मुआहदा करता है, 35% से घटाकर टैरिफ जो है वो 20% पे आ जाते हैं। लेकिन क्या ये चीज सपोर्ट करती है बांग्लादेश की इकोनॉमी को? क्या वो इस चीज को ले जाने में सक्षम है? क्या पाकिस्तान इतनी दूर बैठा बांग्लादेश की मदद कर सकता है अगर भारत कुछ चीज सोच जाए तो? देखिए, बांग्लादेश की बाउंड्री जो है वो हर तरफ से भारत से या पानी से घिरी हुई है, और पानी भी ऐसा है जो कि भारत के फेवर में है। तो बांग्लादेश वहां पर कोई भी हिमाकत करने से पहले 10 बार नहीं 20 बार सोचेगा। पाकिस्तान उसको उकसाने की कोशिश जरूर करेगा, चीन जरूर कोशिश करेगा कि वहां पर डिस्टेबलाइज किया जाए इंडिया को, इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर्स को थोड़ा सा लाइट करके, इंसर्जेंसी को थोड़ा बढ़ावा दिखा के। और हमने क्या किया था इस समय जाकर, डीप इनसाइड म्यांमार हमने टेररिस्ट कैंप्स को खत्म किया था। तो दैट वाज अ सिग्नल कि अगर चाइना कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो हम उसको वहां पर अंदर घुसकर मारेंगे। तो अंदर घुस के मारना जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर्स के पार नहीं, ईस्टर्न बॉर्डर्स के पार भी हो रहा है। तो ये जी। सिग्नलिंग जो है जैसे कि आपने कहा था, ये भारत ने बहुत क्लियर कर दी है कि हम घर में घुस के मारेंगे, एंड मार भी रहे हैं। बिल्कुल सर, वो ऑपरेशन सिंदूर में घर में घुस के मारा, और पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान अब तक जो भारत का जो पॉलिसी रही है वो इस तरह से घर में घुसकर मारने वाले नहीं है। लेकिन अब भारत घर में घुसकर मारता है, और ऐसा मारता है कि बस कोई कुछ बोल भी नहीं पाता। लेकिन अब सवाल सर ये है कि भारत के जो इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी के हॉक्स हैं, अब उनको स्ट्रेटेजिक पेशेंस छोड़कर स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की ओर बढ़ने की जरूरत है। देखिए, इस समय हर आदमी जो है वो एक स्ट्रेटेजिस्ट बन के उभरेगा, और आपको बहुत ऐसे नए लोग मिलेंगे जो कि कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स बन जाते हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यू के टाइम पे इकोनॉमिस्ट बन जाएंगे, और सडनली जब लड़ाई का माहौल बनेगा तो वो डिफेंस एक्सपर्ट्स बन जाएंगे। तो आपके ऐसे लोग बनते हैं। मैंने एक बार ट्वीट भी किया था, मेरा बड़ा मन करता है कि कोविड के टाइम पे मैं भी कुछ डॉक्टरी के बारे में बोलूं, क्योंकि अगर डॉक्टर बोलते हैं डिफेंस के बारे में तो मेरा भी हक बनता है कि मैं डॉक्टरी के बारे में कुछ बोलूं। खैर ये थी मजाक की बात। तो आपको ऐसे बहुत सारे हॉक्स मिलेंगे जो चाहेंगे
हॉक्स ऐसे भी थे जो कि कह रहे थे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को कॉल ऑफ कर दिया जब हम हाई पे थे। हमको आगे बढ़कर पीओजे के ले लेना चाहिए था। अरे भाई, जब वो स्कीम ऑफ थिंग्स में था ही नहीं, तो हम क्यों करेंगे ऐसे काम? और दूसरी बात, क्या आपके सोच में लड़ाई जो है वो पबजी का गेम है? नुकसान होगा तो हमारा भी तो होगा। अगर आपको एब्सोल्युटली। लड़ाई का इतना ही शौक है, तो आप बंदूक उठाइए और वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ जरा कूच कीजिए। कम से कम हुँ, खड़े होकर दिखाइए तो सही बॉर्डर के ऊपर, कैसे दिखते हैं आप। तो इतना आसान नहीं है पबजी का गेम खेलने के जैसा कि लड़ाई जो है, वो उनके मन हुँ, मुताबिक चले। दूसरा, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, आज नहीं तो कल जो है, वो ये चीज़ जो है फ्रक्टिफाई होगी और पाकिस्तान का विघटन तय है। बस समय जो है, उसका हमें पता नहीं है कि होगा कब। तो मैं एक बड़ी सुंदर सी मिसाल दी थी कि अगर आपके हाथ में एक अंडा है अंबर जी, आप उस अंडे को अगर क्रश कर देंगे तो क्या होगा? गंदगी फैलेगी, अंडा फूट जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। पर अगर आप उस अंडे और को हाथ में छोड़ से देंगे, बदबू बार-बार धोने के बाद भी नहीं जाएगी अंडे नहीं की। जाएगी। परंतु अंडे पे अगर मुर्गी बैठेगी, उसको सेएगी, तो एक बड़ी ब्यूटीफुल लाइफ उससे इमर्ज होगी। आई एब्सोल्युटली। होप आप समझ पा रहे हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो अंडे को जी, सेने की प्रक्रिया को एन्जॉय कीजिए, एक सुंदर सी लाइफ प्रकट होगी। आपको हाथ मैले करने की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि आपने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है। और आई होप समझ पाएँगे बहुत सारे लोग जहाँ जो इस पूरे मसले पर पेशेंस नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि भारत बहुत पेशेंस के साथ पूरे नेबरहुड में काम कर रहा है और एक बड़े विज़न के साथ। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद सर, आप हमारे साथ आज इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद अम्बर जी। धन्यवाद सर।